हम सबसे पहले ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश हित में, राष्ट्र हित में, भूभागीय अखंडता के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अपनी चुप्पी तोड़ेंगे चाइना पर और देश को बताएंगे कि क्यों हमारा जो भाग था वो बफर जोन बनता जा रहा है, क्यों 1000 किलोमीटर वर्ग की भूमि आज बफर जोन, आज चीन के कब्जे में आ गई है। हम सबसे पहले यह अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री से, हम सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से कि अपने झूठे महिमा मंडन, अपनी झूठी सस्ती लोकप्रियता के चलते क्या आप राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस तरह का समझौता करने को तैयार हैं? इस एंगेजमेंट को लेकर काफी शोर मचाया जा रहा है, सरकार भी शोर मचा रही है और कुछ चरण चुंबक भी शोर मचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई बड़ी भयावह है। और सच्चाई यह है कि यह डिसएंगेजमेंट नहीं है, यह कॉम्प्रोमाइज सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मेरी समझ से परे है और हम सब की समझ से परे है कि यह कैसा समझौता है जहां पर हम अपने ही पेट्रोलिंग के अधिकार को त्याग रहे हैं। हम अभी तक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक पेट्रोलिंग करते थे, उसको त्याग कर अब वहां पर बफर जोन बन जाएगी। यह कैसा समझौता है, यह कैसा राष्ट्रहित है, यह हमारी समझ से परे है। पर दिक्कत की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बार बार डिसएंगेजमेंट के नाम पर हमारे पेट्रोलिंग क्षेत्र बफर जोन में आ जाते हैं और हम अपनी पेट्रोलिंग का अधिकार छोड़ रहे हैं। और यह अप्रैल 2020 के पूर्व की यथावत स्थिति नहीं है, जिसको स्टेटस को एंटे कहा जाता है, अप्रैल 2020 का वो ये नहीं है। और याद रखिए, इसी स्टेटस को एंटे के लिए हमारे 20 सैनिकों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस, शहादत दी थी। ये कौन सी यथावत स्थिति है, यह हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बार बार अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अधिकार को छोड़कर उनको बफर जोन में डाल देने से लद्दाख में करीब 1000 किलोमीटर वर्ग से अधिक के क्षेत्र पर हम अपना नियंत्रण खो चुके हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फर्जी छवि को उभारने के लिए, उसको बचाने के लिए हो रहा है। क्या इसमें कोई इत्तेफाक है कि ये जो लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट है, जो 16th राउंड कोर कमांडर टॉक्स के बाद और उसके 53 दिन बाद एक स्टेटमेंट के जरिए आया है, क्या ये इत्तेफाक है कि ये डिसएंगेजमेंट जो है ये एससीओ की उस मीटिंग से महज 2 दिन पहले हो रहा है, जब मोदी जी और शी जिनपिंग एक बार फिर गलबहियां करेंगे उज्बेकिस्तान में, एससीओ की समिट में मिलेंगे वहां पर? क्या यह इत्तेफाक है? क्या फिर से झूठी छवि को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ताक पे रखा जा रहा है? यह बात सच है कि आज विदेश नीति पूरी तरह से सस्ती लोकप्रियता का शिकार है। आज विदेश नीति राष्ट्रहित के लिए नहीं, पर सस्ती लोकप्रियता, झूठी वाहवाही के लिए हो रही है। मोदी जी अपने महिमा मंडन में, अपने झूठी वाहवाही में इस तरह मशगूल हैं कि उनको शायद भूभागीय अखंडता और राष्ट्रहित के साथ समझौता करने में भी परहेज नहीं है। पर उनकी ये जो कमजोरी है ना, झूठा महिमा मंडन, झूठी छवि, झूठा फर्जीवाड़ा, इसको चीन अच्छी तरह से समझ गया है, क्योंकि इसी के चलते वो रणनीति बना रहा है। पहले वो अतिक्रमण करता है, उसके बाद अतिक्रमण करके वो उस हिस्से को बफर जोन बना देता है जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। हम पॉइंट ए तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अब वो पॉइंट ए बफर जोन में आ गया, हमारा वहां पे जाना छूट गया और यहां पे वाहवाही बटोरी जा रही है, वाह मोदी जी वाह। इस कमजोरी को समझने के बाद ही चीन ये धृष्टता कर रहा है। और ऐसा करते वक्त चीन का सबसे बड़ा हथियार वो है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2020 में बोला था। चीन बार बार कहता है, आप ही के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। तो सोचिए, चीन हमारे यहां अतिक्रमण करता है, हमें अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे ढकेलता है, और किसके सौजन्य से कर रहा है? मोदी जी के उस झूठे वक्तव्य के सौजन्य से जो उन्होंने बिना पलक झपकाए पूरे देश के सामने बोला था। तो एक बात तो साफ है, प्रधानमंत्री मोदी और चीन का पीएलए एक ही भाषा बोल रहा है। अब इसके बारे में मोदी जी, उनके चरण चुंबक क्या कहेंगे, यह भी देखना है।
ऐसा करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को सस्ती लोकप्रियता याद रहती है, राजनीति याद रहती है, लेकिन क्या उनको सेना का मनोबल कमजोर करते वक्त रत्ती भर भी दर्द नहीं होता है? यह सेना का शौर्य और पराक्रम था कि हमने ब्लैक टॉप पे कब्जा किया, आपने सेना को वहां से पीछे हटा दिया। यह सेना का पराक्रम और शौर्य था कि हमने गलवान और पैंगोंग झील पे पेट्रोलिंग करते थे, आपने उन पेट्रोलिंग पॉइंट से उनको पीछे कर दिया है। जहां पर हम गश्त करते थे अब वो बफर जोन बन गया है, जहां तक हम गश्त करते थे वो हमारा हक था, हमारी जमीन थी, अब वो बफर जोन में आ गई है। और एक बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल यह है कि आपने गलवान में जो किया, आपने हॉट स्प्रिंग्स में जो किया, आपने पैंगोंग झील में जो किया, अब डेप्सांग और डेमचोक के बारे में बहुत चिंता लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि डेप्सांग का जो वाई जंक्शन है वहीं से हमारे हथियारों की, हमारे सशस्त्र बलों की, हमारी सेना की आपूर्ति का वो रास्ता है, और वहां पर चीन घुसपैठ करके उस वाई जंक्शन पे बैठा है। उसको कैसे ढकेला जाएगा, यह आज बहुत बड़ा सवाल है, और यह बहुत रणनीतिक जगह है हमारे लिए, जिसके बारे में सुई पटक सन्नाटा है मोदी सरकार में। क्योंकि यह साफ है कि इस पूरे माया जाल को रचने के लिए लोगों की आंख में धूल खूब झोंकी गई। क्या बोला गया? हम चीनी ऐप बैन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने चीनी ऐप बैन करी, 31 महीने से हमारे सीमा पर संकट है, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है, 31 महीने से सेना हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कर रही है वहां पर, और 31 महीने में मोदी सरकार ने चीन पर हमारा जो निर्भरता है वो बढ़ाई है। चीन हमारा ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा बना, चीन से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, लगातार चीन पर हमारी निर्भरता को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है, लोगों की आंख में धूल डाली कि हम ऐप को बैन कर रहे हैं। तो हमारे 4 ही सवाल हैं, और ये सवाल बड़े ज्वलंत हैं, और ये सवाल आज देश, जानकार, रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व रक्षा के सेना के अधिकारी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर अप्रैल 2020 की पहले की यथावत स्थिति, स्टेटस को एंटे, जिसका आपने वादा किया था मेंटेन करने का, उसको मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं हमारे जहां पर सैनिक, सेना गश्त करती थी वहां पर आज गश्त कर पा रही है? हमारा सवाल है कि क्या भारतीय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स में, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा में आज गश्त कर सकती है? क्योंकि अप्रैल 2020 के पहले हम यहां पर गश्त कर रहे थे। डेप्सांग और डेमचोक को लेकर सरकार की क्या नीति है, आज यह भी पूछना जरूरी है। आज यह भी पूछना जरूरी है कि अरुणाचल में चीन एक गांव बसा देता है, हमारे नागरिकों का अपहरण कर लेता है, अतिक्रमण करता है, सरकार का मौन क्यों है? मोदी जी, वो लाल आंखें आप कब खोलेंगे? या चीनी प्रेम में आप वो लाल आंखें भी भूल गए हैं और आपकी 56 इंच की तथाकथित छाती भी कुंद हो गई है? असलियत सिर्फ ये है, चीनी प्रेम आपको छोड़ना पड़ेगा और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रहित में काम करना पड़ेगा, क्योंकि चीन समझ चुका है कि यह सरकार सिर्फ प्रचार के लिए काम करती है। अगर ऐसा ना होता तो डोकलाम में फ्रिक्शन पॉइंट से चीन पीछे हुआ, पर सारे प्लाटो पर चीन ने फोर्टिफिकेशन किया, वहां पे अतिक्रमण किया, आज भी मौजूद है। तो प्रधानमंत्री मोदी की झूठे महिमा मंडन और फर्जीवाड़े के चलते जो देश को झेलना पड़ रहा है, जो हमारी सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम हो रहा है, उसके बारे में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। आखिर कैसे 1000 किलोमीटर वर्ग की जमीन चीन के कब्जे में आ गई? आखिर कैसे पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पर हम गश्त करते थे हम उससे पीछे हो गए? आखिर क्यों हमारा हिस्सा बफर जोन बन जाता है? चीन को क्यों लगता है कि मोदी जी मान जाएंगे? और अंततोगत्वा सिर्फ एक ही सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, क्या बहुत देर हुई है? क्या मोदी जी अब बोलेंगे कि मैंने तब गलत कहा था और लोग घुसे हुए हैं और आज भी घुसे हुए हैं और उनको ढकेलना है और यही राष्ट्रहित है? I will make a very brief point in English. This is a very important topic about the Petroling Point 15 disengagement at Hot Springs. This is not the first time that we are disengaging
and making buffer zones out of places and out of destinations where we were patrolling up to. This is not the first point. First it happened in Galwan, then it happened in Gogra, now it is happening in Hot Springs. Why is our army being made to push back? Why is our army being made to give up patrolling points where we were patrolling up until now? The other important point that we would want to make is, what about status quo ante? April 2020, the Prime Minister had promised this country we will go to status quo ante. Why is there no status quo ante as far as April 2020 is concerned? We also want to know, with cheap publicity and with cheap popularity with domestic audience, why is our foreign security and foreign policy being compromised? In the last 31 months of tension on our border with China, why has the Modi government done nothing decisive to ensure that India's national security is not compromised with? Important points about Depsang, because that's the Y junction and that is where our supplies happen from, and China is present there, continue to haunt. Questions about Demchok, and it almost seems that China is playing out a script. They come, they acquire a portion of our land, they stay there, and then they push us back from our patrolling points, and our patrolling points get into buffer zones. And is this happening because China has seen the chink in our armor? And the chink in our armor is that the Prime Minister is given to false propaganda. The Prime Minister is given to cheap popularity. The Prime Minister doesn't care about our territorial integrity, or he doesn't care about our national security. So there are multiple questions, but some of the questions are, when are we going to restore status quo ante? What about Depsang and Demchok? Why are we not being able to patrol at patrolling point 15, at patrolling point 14 in Ganwan Valley, at patrolling point 17 in Gogra? Why is it that the government is conspicuously silent as China comes and builds bridges and lays down lay of the land for villages in Arunachal, kidnaps our citizens? And is this all happening because Modi ji is not being able to give up his love for China? पर चीनी प्रेम को तो छोड़ना ही पड़ेगा मोदी जी. Happy to take your questions on suo moto first, please. जी सिद्धार्थ, नहीं पहले चीन पे. हम सबसे पहले ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश हित में, राष्ट्र हित में, भूभागीय अखंडता के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अपनी चुप्पी तोड़ेंगे चाइना पर, और देश को बताएंगे कि क्यों हमारा जो भाग था वो बफर जोन बनता जा रहा है, क्यों 1000 किलोमीटर वर्ग की भूमि आज बफर जोन, आज चीन के कब्जे में आ गई है. हम सबसे पहले ये अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री से. हम सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से कि अपने झूठे महिमा मंडन, अपनी झूठी सस्ती लोकप्रियता के चलते क्या आप राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस तरह का समझौता करने को तैयार हैं? क्योंकि प्रतीत यही होता है. और क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि ये जो लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट आया है हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर, वो महज एससीओ की उस समिट के 2 दिन पहले आया है जहां पर शी जिनपिंग और मोदी जी मिलेंगे? सबको पता है मोदी जी का चीनी प्रेम. 18 बार चाइना गए हैं, गलबैयां करी हैं, झूले झूले हैं साबरमती के तट पर, महाबलीपुरम पर बैठकर शहनाई वादन सुना एक साथ. लेकिन अब राष्ट्रहित के बारे में बात करनी पड़ेगी. अब गले मिलने का, झूले झूलने का, पींगे मारने का टाइम खत्म हो चुका है. 20 वीर सपूतों को इस देश ने शहीद होते हुए देखा है. आज हम पूछना चाहते हैं उनकी शहादत का बदला क्या आपका मौन है मोदी जी? मुझे यह लगता है कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको उठाना चाहिए, लेकिन मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है. मोदी जी तो चाइना को सबक सिखा रहे थे, लाल आंख दिखा रहे थे. अब तो मोदी जी ने आंखें ही मूंद ली हैं, आंखें ही नहीं खोलते हैं, लाल आंख तो दिखाना छोड़ दीजिए. मोदी जी ने देश की आंखों में खूब धूल झोंकी,
खूब तालियां बटोरी कि हम चाइनीज ऐप बैन कर रहे हैं, लेकिन चाइना को हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया, और चाइना के ऊपर, चाइना के आए हुए आयात पर, इंपोर्ट्स पर देश की निर्भरता पिछले 75-76 सालों में सबसे ज्यादा अब बढ़ा दी। तो मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मोदी जी जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, ना लाल आंख खोलते हैं, ना 56 इंच की छाती दिखाते हैं, ना अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं। इसका आधार यह है, जो मैंने आपको, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट की जो मैं बात कर रही हूं। गलवान वैली जहां पर शहादत हुई लोगों की, वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक हम गश्त करते थे। हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक हम गश्त करते थे, और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक हम गश्त करते थे। आज वो सारे इलाके जहां तक हम गश्त कर रहे थे वो बफर जोन में आ गए, हम वहां तक जा नहीं सकते हैं। ऐसी ही कितनी जमीन जिसका कुल योग करीब 1000 किलोमीटर वर्ग, जिसको स्क्वायर किलोमीटर आप बोल रहे हैं, वो है, और ये बिना बोले, बिना बात किए ये जमीन चीन को दे दी गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। देखिए जाकर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, पूर्व सेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं, पूर्व सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने की बात है। स्टेटस को एंटे, जब तक अप्रैल 2020 के पूर्व की यथास्थिति नहीं बनती है, तब तक ये सब बातें बेमानी हैं। आप क्यों अपने गश्त किए हुए इलाकों को छोड़कर पीछे हट रहे हैं, आज ये सवाल है, और उसका आधार भी यही है। कोई और सवाल? जी। मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट्स के और राष्ट्र में हित में होना चाहिए वो सरकार को करना चाहिए। हाँ। ये ऑपरेशन कमल और ऑपरेशन लोटस का एक और नमूना है, और वो ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल, जिसको आप में से आपके कुछ साथी चाणक्य नीति बताते हैं, वो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, वो देश की संस्थाओं का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। मुझे नहीं पता कि ये लोग पैसे के लोभ में, पद के लोभ में, या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से वहां गए हैं, लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि जो जाता है वो गंगा नहाकर सारे दाग धब्बे धोकर साफ हो जाता है, और बाकियों के पीछे एजेंसीज छोड़ी जाती हैं। मेरा अपना मानना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हम कर रहे हैं, और उसमें जिस तरह का जनसंवाद हो रहा है, उसमें जिस तरह से जनता का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसका दी है। होश फाख्ता है इन लोगों के, जब सोते कहां हैं, पहनते क्या हैं, खाते क्या हैं, किससे बात करते हैं, पर बात नहीं बनी तो धर्म पर भी आकर कोशिश हुई, उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, तो अब यह किया जा रहा है। आप ऐसे ऑपरेशन करते रहिए, आपको लगता है इससे डरकर हम चुप हो जाएंगे, मुझे लगता है देश आपको नमूना दिखा रहा है, अभी तमिलनाडु और केरला में और आगे पूरे देश में। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच से हमें शायद अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करनी बंद कर देनी चाहिए, और इसलिए कर देनी चाहिए कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति हो तो उनके बारे में बात करी जाए। वो एक स्टंट मैन है, वो स्टंट करते हैं, उनको पॉलिटिक्स और राजनीति को लगता है वो स्टंट है। वो प्रचार जीवी में मोदी जी से भी 2 हाथ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी बातों का क्या तथ्य है, उनकी बातों का क्या अर्थ है, बेमानी बातें होती हैं, उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, नॉन सीरियस बातें करते हैं।
No, I don't think we were clueless, but I think people who compromise their values beyond a point, you cannot have a dialogue with them. I think it is absolutely erroneous for anybody to believe that we did not know. But I think if you're willing to compromise on the very principles on which you fought this election, गोवा के उन MLAs ने, उन विधायक ने जब लोगों से जाकर वोट मांगा था तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने लिए वोट मांगा था। किस मुंह से आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में या राजनीति में विचारधारा नाम की कोई चीज होती है या उस पर आप कुलाचे मार के बदल लेते हैं? मेरा अपना मानना है कि विपक्ष की राजनीति करना आज बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल खासतौर से उन लोगों के लिए है जो एजेंसी से डर जाते हैं और लोभ की लोलुपता में बह जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप साथ मिलकर लड़ाई करते हैं जैसे हजारों करोड़ों लाखों लोग इस देश में कर रहे हैं। I'll just take another question and come back to you. मुझे नहीं पता कि इसको मैं मानसिक दिवालियापन कहूं या नैतिक दरिद्रता का नाम दूं। वही एनसीपीसीआर जिसकी स्थापना हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी, आज आरएसएस की शाखा की तरह काम कर रहा है। उनको कुपोषण से ग्रसित बच्चे नजर नहीं आते हैं। सतना में 7 साल की बेटी जो 7 किलो की है और जबरदस्त कुपोषण का शिकार है, उसकी पिक्चर वायरल होती है, एनसीपीसीआर के कान में जू तक नहीं रेंगती है। इस तरह के भद्दे घटिया काम करना, मैं तो कहना बचकाना चाहती हूं, लेकिन ये उनकी मॉरल बैंकरप्सी, नैतिक दरिद्रता और दिवालियापन दिखाता है। एनी अदर क्वेश्चंस?